Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, it's been a long time and we are meeting for the most awaited session, a session that all of you have been requesting for, the strategy session for Central Armed Police Forces. So, काफ़ी लंबे टाइम से आई वॉज गेटिंग मैसेजेस कि सर प्लीज़ CAPF एग्जामिनेशन को लेके कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस लेके आइए, पेपर 1, पेपर 2। तो आज उसी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एकदम ही बिगिनर्स हैं, दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वरी नॉट, दिस सेशन इज ऑल्सो फॉर यू, बिकॉज आज आपको पता लगेगा व्हाट इज CAPF, व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव and how you can get a good rank in the UPSC CAPF examination. So welcome to Vardishala, friends. So Central Armed Police Forces, what are they? CISF, ITBP, CRPF, SSB, BSF, these are the popular ones that you know of. तो आज इन्हीं सब के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन भी करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड बी टेलिंग यू कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट बिफोर दैट, who are meeting me for the first time, hello guys, I am Akshay Badola. I belong to the 130th course of National Defense Academy. I belong to the Charlie Squadron and I was recommended in my first attempt from 1AFSB Dehradun, and I would be trying to help you in your journey to get worthy of worthy. So unlike coaching institutes who promise you selection, we promise you to make you worthy so that वर्दी आपके पास आ सके। सो द आइडिया बिहाइंड वर्दीशाला इज वेरी सिंपल। वी डोंट प्रॉमिस रिजल्ट्स, वी प्रॉमिस टू मेक यू वर्दी, बिकॉज वी सिंसियरली बिलीव अगर आप वर्दी हैं तो यूनिफॉर्म वाली वर्दी आपके पास अपने आप आ जाएगी। सो विद दैट बेसिक आइडिया इन माइंड वी स्टार्टेड वर्दीशाला। एंड अपार्ट फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी, रिसेंटली आई हैव ऑल्सो बीन एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 1 in the UPSC Central Armed Police Force 2020 एग्जामिनेशन। बट ये सब चीजें आर जस्ट वर्ड्स, दे डोंट मीन एनीथिंग। अगर कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिल रहा, बीट रैंक 1 और बीट रैंक 100 और बीट इवन अ नॉन रैंकर, यू शुडेंट फोकस ऑन दैट। सो जज अ मैसेज ऑन द क्वालिटी ऑफ मैसेज rather than the quality of the messenger. So with this word I would move forward now. So let's start with the first thing, जिसके बारे में काफी लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती, because many of the people who are preparing for defense exams, they do not have much awareness about CAPFs. So what are CAPFs? CAPF stand for Central Armed Police Forces. So essentially अगर आप इन हर एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, इनका एक अपना एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, और अगर आप उन एक्ट से गो थ्रू करोगे, जिस वर्ड से उनको डिफाइन किया गया है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। सो दे हैव बीन डिफाइंड एज आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, and this nomenclature came in 2011. इससे पहले they were called by various names. Sometimes they were called by the name of paramilitary, but after 2011 it was decided that they would be called by a uniform name, and the name that was adopted was CAPF, Central Armed Police Force. ये नेम क्यों चेंज करना पड़ा था? देयर वर वेरियस रीजंस। यूएन की कई सारी कन्वेंशन थी जो कहती थी कि सिविलियन एरिया में आप पैरामिलिट्री को यूज नहीं कर सकते, एंड वेरियस अदर रीजंस, कुछ और भी रीजंस थे जिनके वजह से ये नेम नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। और ब्रॉडली आप देखोगे तो ये जो CAPFs है, जो यूपीएससी का CAPF का एग्जाम है, इट स्टार्टेड इन 2003। उससे पहले अलग अलग फोर्सेस अलग अलग तरीके से रिक्रूटमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो CISF है, वो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके थ्रू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया करती थी। बट 2003 में इट वाज डिसाइडेड कि एक कंबाइंड पेपर होगा जिसके थ्रू 5 आर्म्ड पुलिस की जॉब्स के लिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट कैंडिडेट्स वुड बी रिक्रूटेड। सो इट वाज इन, ये सब इंफॉर्मेशन उनके लिए भी जरूरी है जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, बिकॉज कई बार इतने बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये CAPFs हैं क्या। सो CAPFs आर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, आप आंसर में देंगे। एंड यूपीएससी का CAPF का पेपर जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था, इट सेलेक्ट्स फॉर 5 फोर्सेज। तो CAPFs तो बहुत सारी हैं, पर जो यूपीएससी का CAPF पेपर है वो सिर्फ 5 फोर्सेज के लिए सेलेक्ट करता है। नाउ व्हाट आर दीज 5 फोर्सेज? सबसे बड़ी लार्जेस्ट फोर्स जो इनमें है, दैट इज योर CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो
एक्चुअल में ये ब्रिटिश टाइम की फोर्स है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स भी बोलते थे इसको। जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक और फोर्स जो नजर आ रही है दैट इज आईटीबीपी, ऊपर आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटीबीपी के पास है। इंडिया नेपाल बॉर्डर इज विथ सीमा सशस्त्र बल एसएसबी। देन यू हैव योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करता है। एंड फाइनली यू हैव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। तो दीज आर द वेरियस 5 सीएपीएफ जिनका रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के द्वारा। इसके अलावा भी क्या आर्म्ड पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं? आंसर इज यस। जैसे देयर इज असम राइफल्स, इट इज ऑल्सो पैरामिलिट्री but it is under the operative command of Ministry of Defense. You have Railway Protection Force, again it is armed police but its operative command and wholesale control is of Ministry of Railways. ऐसे ही you have Coast Guard, you have National Security Guards, all these are CAPFs, बट जो CAPF यूपीएससी CAPF का एग्जाम है वो सिर्फ इन 5 फोर्सेस को लेता है। जनरली असम राइफल्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कोस्ट गार्ड, इनको आप पैरामिलिट्री के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि CAPF क्या है, हमने देख लिया क्या है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। दूसरी चीज इस पे अब आती है क्या काम करते हैं ये। सो ब्रॉडली 2 काइंड ऑफ टास्क हैव बीन अलॉटेड टू CAPFs। फर्स्ट इज बॉर्डर गार्डिंग रोल। सो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीएपीएफ्स के कंधों पे दी गई है। सो इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सीएपीएफ करती है, अभी अभी हमने देखा। दूसरा एक जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है वो है इंटरनल सिक्योरिटी के सपोर्ट के लिए। तो इसके अंदर वेरियस रोल ये परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज जितने हैं उन एरियाज में ये काफी एक्टिव है। जहां भी इंसर्जेंसी होती है, चाहे वो JNK हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उन सब एरियाज में सीएपीएफ्स की काफ़ी ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। इलेक्शन ड्यूटीज़ हो उसमें सीएपीएफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो इंटरनल सिक्योरिटी में सपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इनका रोल है, और दूसरा बॉर्डर गार्डिंग भी इनका एक मेजर रोल है। स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ सीआरपीएफ एंड सीआरपीएफ की है, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ की है इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज़। बॉर्डर गार्डिंग रेस्ट ऑफ द अदर्स के, बट आज के टाइम में इट इज़ वेरी फ्लूइड, तो बहुत ओवरलैप हो चुका है बॉर्डर गार्डिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के बीच में। तो लार्जली हर कोई वर्क कर रहा है, ऑल्दो द ओरिजिनल आइडिया वाज 1 बॉर्डर 1 सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो हमने इनके रोल्स देख ली, क्या काम करते हैं वो देख लिया। इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इंटरव्यू सेशंस होंगे, बट इट वाज जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ व्हाट इज सीएपीएफ एंड हाउ वन शुड गो अबाउट इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप इस एग्जाम में अपीयर तो हो रहे हैं, आपको क्या पोस्ट मिलेगी, उसका क्या रुतबा है, एंड व्हाट आर द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इट। सो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू जो आपको रैंक मिलती है दैट इज ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सीएपीएफ फोर्सेज, जिस भी फोर्स में आप अलॉट होते हैं। सो अगर इस पोस्ट को डिफाइन करने की बात करूं तो स्टार इक्विवेलेंस देखोगे तो आपको 3 स्टार मिलते हैं ऑन योर शोल्डर्स। यू गेट 3 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स विच सम पीपल से आर बेटर देन a million stars in the sky. So it is you get 3 star on your shoulders like you can see here. It would be of probationer, इसलिए इसमें 2 स्टार हैं, अदरवाइज यू गेट 3 स्टार्स। तो अगर आप इक्विवेलेंस देखें तो कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी गेट्स द सेम नंबर ऑफ स्टार्स, एंड अगर आप फोर्स में देखें तो DYSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गेट्स द सेम स्टार इक्विवेलेंस। तो अगर आप स्टार इक्विवेलेंस से कंपेयर करना चाहें यू कैन कंपेयर इट विद द कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी और DYSP ऑफ द स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर लेकिन मैं रोल इक्विवेलेंस की बात करूं स्पेशली विद द आर्म्ड फोर्सेस तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट। अगर आर्म्ड फोर्सेस से आप कंपेयर करेंगे तो जो रोल एक असिस्टेंट कमांडेंट का है दैट इज अ नॉच हायर। व्हाई? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द CAPFs अपार्ट फ्रॉम CISF को छोड़ के बाकी जो 4 फोर्सेज हैं उसमें असिस्टेंट कमांडेंट इज द कंपनी कमांडर। सो अगर आप फौज में देखोगे तो रोल ऑफ कंपनी कमांडर इज यूजुअली ऑफ द मेजर।
सो एक मेजर का रोल होता है कंपनी कमांडर का, हु कैरीज अ कंपनी ऑफ अबाउट 130 सोल्जर्स। सो सीएपीएफ्स में देखोगे तो एक असिस्टेंट कमांडेंट रोल प्ले करता है कंपनी कमांडर का। सीआईएसएफ में कंपनी कमांडर इज एन इंस्पेक्टर, बट और बाकी सारी सीएपीएफ्स में ही इज द कंपनी कमांडर एंड ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ द कंपनी ही इज हेडिंग। सो दैट इज द रोल इक्विवेलेंस। तो रोल अगर आप देखोगे तो कंपनी कमांडर का आपको मिलता है 130 पीपल। आप जस्ट एट आफ्टर पासिंग आउट यू गेट टू कमांड अ कंपनी विच हैज अराउंड 120-130 पीपल, and the same amount of responsibility you would be getting in the army when you reach the rank of a major. So that is a major difference between these two, army and CAPFs को लेके। और जो आपको पोस्ट मिलती है that is of a directly appointed gazetted officer. So the post is DAGOS और directly appointed gazetted officers इनको बोलते हैं। It is 5400 ग्रेड पे जॉब। सो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की रैंक जो पोजीशन है वो आपको मिलती है, एंड देन देयर आर प्रमोशंस, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज प्राइमरली द रोल। इट इज अ क्लास 1 गैजेटेड जॉब। आपको क्या वर्क करना होता है, बॉर्डर गार्डिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी सपोर्ट एंड स्टार इक्विवेलेंस एंड रैंक इक्विवेलेंस हमने देख लिया। सो अब आ जाते हैं मुद्दे पे, ठीक है। सो ये उनके लिए था जो एकदम फ्रेशर्स थे, जिनको नहीं पता व्हाट इज सीएपीएफ का एग्जाम। तो अ फ्यू मोर थिंग्स कि सर हम इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, बिल्कुल आप अपीयर हो सकते हैं। द एलिजिबिलिटी इज बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू जस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट, बी इट ऑफ एनी स्ट्रीम, आपको बस एक ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट इज 25 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट ऑन द डे यू आर फिलिंग द फॉर्म। उस टाइम से पहले आप 25 साल के होने चाहिए, लेस देन 25 ईयर्स होने चाहिए। और ओबीसीज, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए एज रिलैक्सेशन है। डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम देखेंगे 5 से लेकर 3 इयर्स तक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा एक और जो आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है वो है हाइट की। सो मेल्स के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम है, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम है। चेस्ट की मेल के लिए रिक्वायरमेंट है, और वेट मोर देन 50 होना चाहिए। बीएमआई एक निकालते हैं वो बॉडी मास इंडेक्स, उसके बेसिस पे आपका एडिक्वेट वेट होना चाहिए। बट ऑल ऑफ दिस इज चेक्ड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज द फिजिकल टेस्ट। आई साइट कई लोग पूछते हैं चश्मा अलाउड है क्या? यस, +-4 डायोप्टर तक फॉर ईच आई इज अलाउड। इसके अलावा भी काफ़ी सारे माइन्यूट मेडिकल क्राइटेरियाज हैं, आप नोटिफिकेशन जब आएगा डिटेल में उस पर बात करेंगे। बट हाँ, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर में हैं और 25 साल से कम के हैं और इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स को ब्रॉडली मीट करते हैं, वेलकम ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। मूविंग फॉरवर्ड, सो आपने देख लिया, अब आपको पता लग गया आप एलिजिबल हैं, आपको जॉब प्रोफाइल भी पसंद आई कि हाँ ये सब चीजें मिलेंगी। तो अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे। अब आप भी चाहते हैं यू बिकम अ डेकोरेटेड ऑफिसर लाइक दिस, यू गेट सो मेनी commendation discs on your chest, you get so many medals, you get these stars on your shoulders. If you want all these things, you have to go through a process, and it is an intense examination process. That is the first word of advice. ये बहुत छोटा process नहीं है, it is a very lengthy process. तो have the patience to go through the process. That is the first advice. So what are the things जो इसमें है, इस process में आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज इज द रिटर्न एग्जाम की स्टेज। द फर्स्ट थिंग इज द रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम की बात करूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर मैं रेट करूं इंपॉर्टेंस वाइज तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है रिटर्न स्टेज की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। सो एक ही दिन में 2 पेपर देने होते हैं आपको, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अभी डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में कि क्या होता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। सो आई वुड बी टेलिंग यू कि पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देन वी हैव पेपर 2 विच इज अ लार्जली अ सब्जेक्टिव पेपर। इसमें आपको गोले नहीं भरने होते, आपको आंसर्स लिखने होते हैं। सो पेपर 2 इज योर सब्जेक्टिव पेपर, उस पर भी बात करेंगे। बट आज के सेशन में मोस्टली मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन कैसे करनी है इन द अपकमिंग टाइम फॉर सीएपीएफ पेपर 1 उसको डिस्कस करूंगा। आफ्टर द रिटर्न स्टेज, अगर आप रिटर्न पास कर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज इज योर फिजिकल्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें आपको कुछ फिजिकल टास्क करने होते हैं, जैसे शॉर्ट पुट हो गई, 100 मीटर हो गई रन, 800 मीटर हो गई रन, उसके अलावा लॉन्ग जंप हो गई।
सो फिजिकल टेस्टिंग होती है, उसके अलावा मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको नॉक नीज, फ्लैट फुट और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए टेस्ट किया जाता है। इट इज़ अ क्वालिफाइंग टेस्ट, तो इसके नंबर नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसेन बोल्ट की स्पीड से भागे तो आपको एसी में सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपके रिटर्न में मार्क्स कम हो, नहीं हो सकता है आपको ओलंपिक की टीम में सेलेक्ट कर लें लेकिन एसी सेलेक्ट नहीं करेंगे इवन इफ यू रन विद द स्पीड ऑफ उसेन बोल्ट इन 100 मीटर्स, ठीक है। सो स्टेज 2 इज जस्ट क्वालिफाइंग, पीईटी एमएसटी इज क्वालिफाइंग। फाइनली जो फाइनल स्टेज है दैट इज यूपीएससी भवन में आपको जाने का मौका मिलता है। यूपीएससी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करवाती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 150 नंबर का होता है, दिस इज ऑफ 150 मार्क्स and plays a very important role in your selection and whether you get the service of your choice or not. So this is the 3-stage process, written, physicals and your interview. और ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस अगर आप मान के चलो it takes about 1 year for the process to complete. तो अगर मान के चलो 1 साल इसमें लग जाता है पूरे प्रोसेस में। So you should have that much patience कि आप 1 साल तक इस प्रोसेस से जा सको। Great. So let's move ahead now. I hope you are now aware of the examination process, what happens in the examination process and how to go about it. अब इस पे बात करते हैं। ओके हाँ, सो मैं एग्जाम का हमने ये फॉर्मेट देख लिया, कैसे नंबरिंग है वो देख लिया। सो एज यू नो आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर दिस पेपर, आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट अ गुड रैंक। अब कई बार मैं देखता हूँ क्या होता है, बंदे जिनकी रैंक आ जाती है ना वो ऐसे कॉलर खड़े करके घूमने लगते हैं कि अब तो मैं बॉस हूं और जो मैं बोलूंगा वही ब्रह्म के शब्द हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। रैंक कैसे आई? सो पहले दीज आर माय मार्क्स, आई गॉट 161 इन पेपर 1, माय मार्क्स आर 161 इन पेपर 1 एंड 117 के करीब पेपर 2 में है। सो एसेंशियली पेपर 1 इज ऑफ 250 मार्क्स एंड दिस इज ऑफ 200 नंबर। सो पेपर 2 200 नंबर का है, ये 250 नंबर का रहता है। And your personality test I have told you is of 150 marks. So these are 113. So the total was 391. So the idea is about the marks I would discuss in a while, but so आपको एक एग्जाम के पैटर्न का मार्क्स का सिस्टम समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं पेपर वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। So let's move to paper 1. Paper 1 is your GAT and intelligence which is of 250 marks. So it is one of the most important and high scoring topics. मतलब एग्जाम हॉल में अगर जो चीज़ आपको श्योर शॉर्ट नंबर दिला सकता है इन 250 दैट इज पेपर 1। और इसमें स्कोर्स आई हैव सीन वेरी वेरी हाई स्कोर्स पीपल आर गोइंग टू गेट। इस साल का जो स्पेशली 2021 का पेपर हुआ है, पीपल हैव स्कोर्ड वेरी हाई इन दिस। सो टारगेट कितना रखना चाहिए? टारगेट एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट 150 प्लस टारगेट करना चाहिए मेंटली, और उसके ऊपर जितना भी आ जाए दैट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, ठीक है। सो क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है उसकी बात करते हैं। एक बार सिलेबस जो ऑफिशियली यूपीएससी ने दिया है वो क्या है? फर्स्ट इज योर मेंटल एबिलिटी, उसके अंदर क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन उसने बोला और कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसने दिया है दैट इज साइंस, और साइंस में भी स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें आएंगी वो उसने दिया हुआ है। एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और न्यू एरियाज में ये सब हो गया। बाकी जो जनरल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो। करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और करंट अफेयर्स भी किस किस डोमेन से? कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस, सोसाइटल डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग नेशंस। सो बेसिकली करंट इवेंट्स उसने क्लियर कट टॉपिक में मेंशन किया है कि करंट अफेयर्स वुड बी देयर। देन इंडियन पॉलिटी हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड कि पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, और क्या उसमें टॉपिक्स आएंगे स्पेसिफिकली वो भी मेंशन किया हुआ है। सो आपको कई बार ये चीज डाउट होता है कि क्या टॉपिक पढ़ें, क्या इकोनॉमी छोड़ दें? तो इकोनॉमी नहीं छोड़नी है। क्यों? सिलेबस में क्लियर कट मेंशन्ड है, और क्या क्या उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन्ड है। देन हिस्ट्री इज देयर, एंड फाइनली ज्योग्राफी भी उसमें मेंशन किया है, बोथ इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर हिस्ट्री में भी देखोगे तो नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया है। सो दिस इज द ब्रॉड सिलेबस जो पेपर 1 में आपका आता है। इट इज ऑफ 250 मार्क्स। सो अब इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक की चीजें आपको समझ आ रही हो। ऑल्सो हाँ, एक बार यहां पे एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था। अब जो भी मैं वर्ड्स आपको आगे रिकमेंडेशन या एडवाइस जो भी आप उसको वर्ड देना चाहो,
दैट इज अगेन टेक इट विथ हीप्स ऑफ सॉल्ट, स्पूनफुल नहीं, हीप्स ऑफ सॉल्ट लेना, क्योंकि जो चीज मेरे लिए वर्क करी दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यू, जो चीज मेरे लिए वर्क करी है दैट डजंट मीन इट वुड वर्क फॉर यू। इसीलिए जो मैं आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगा इट वुड बी अ वेरी जेनरिक स्ट्रैटेजी, और उसको आपको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन करना है। मैं एक फ्रेमवर्क के साथ आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ऑल्सो एक चीज जो मैं देखता हूं कि रैंक 1 आ गई, तो इज इट अ गारंटी कि अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे आपकी भी रैंक 1 आ जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कल को मैं दोबारा एग्जाम हॉल में चला जाऊं, हो सकता है मुझसे रिटर्न भी क्लियर ना हो। योर सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फैक्टर, एटलीस्ट माई सक्सेस वॉज नॉट अ फैक्टर ऑफ माई एफर्ट्स, इट वॉज अ फैक्टर ऑफ अ लॉट ऑफ अदर एफर्ट्स। Being at the right place at the right time with the right preparation is all you can do. उसके बाद you can leave it in the hands of the God that he rewards you with whatever he wants to bestow upon you. There are people who are much more intelligent than me in the list. अगर आप हमारे बैच की लिस्ट देखोगे, there are people who are much more smarter than me, much more hardworking than me. I got the rank. It is just an accident that I got a rank. It could have been anywhere in the list. So it doesn't mean कि मैं जो बोल रहा हूँ that is gospel's truth. Test it on your own self. अगर it works for you, that's great. If it doesn't work, just shut it out. कल और आएंगे नगमे हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले, तो उनकी एडवाइस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्क्लेमर दैट आई हैड फॉर यू। अब आ जाते हैं कोर पार्ट पे। सो अगर आप पेपर एनालाइज करोगे इस बार का 2021 का, सो जस्ट लुक एट अ फ्यू थिंग्स। 2021 का पेपर अगर आप देखोगे, जस्ट लुक एट अ फ्यू थिंग्स। किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आया है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं दे आर फ्रॉम जनरल साइंस। सो यूजुअली जनरल साइंस का जो टॉपिक है दैट इज अ हाई स्कोरिंग टॉपिक। देन यू वुड सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लगभग 19-20 सवाल आते रहते हैं। देन पॉलिटी, क्वांट्स एंड रीजनिंग जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। करंट अफेयर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमी का ग्रेजुअली वेटेज इंक्रीज होता जा रहा है। सो अर्लियर इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम आते थे, बट व्हाट आई एम सीइंग स्टेडली बोथ इन सीडीएस एज वेल एज सीएपीएफ, इकोनॉमी और उसमें भी स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका वेटेज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्किप इकोनॉमी नाउ। सो दिस इज द ब्रॉड 2021 का जो पैटर्न था उसमें क्या वेटेज रहा। इससे आपको कुछ बेसिक आइडियाज निकालने चाहिए, इन्फरेंस निकालने चाहिए क्या, कि साइंस इज स्टिल द किंग ऑफ द पेपर। जिस सेक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है दैट इज स्टिल साइंस। दूसरा इकोनॉमी यू कैनॉट अफोर्ड टू स्किप, बाकी सबका लगभग इक्वल वेटेज से आपको पढ़ाई करना है। एनवायरमेंट इज लार्जली लेस, तो इसको आप कम टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आप ट्रेंड देखोगे तो 2021 के पेपर से जो लर्निंग निकलती है वो ये है, बट लर्निंग्स आर वन पार्ट। अब वी हैव टू टेस्ट दिस अक्रॉस टाइम, ताकि जो हमारी स्ट्रैटेजी निकले दैट इज अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। सो उसको बात करें कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, देयर इज नो एंड टू इट, एवरीथिंग अंडर द सन इज कमिंग इन द पेपर, नॉट जस्ट एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग अबव द सन इंक्लूडिंग द सन। मतलब सूरज पे कौन सा मिशन जाने वाला है ये भी सवाल आ जाता है। सो इतना बड़ा सिलेबस है, सच गैरंगुटैन मैमथ सिलेबस इज देयर, तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए वर्दीशाला में वी हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड कंटेंट फॉर यू, बिकॉज वर्दीशाला में देयर इज दिस 1 पॉइंट फोकस दैट आई हैव, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल एम। आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, आई डोंट हैव टू मेक यू अ प्रोफेसर, मुझे आपको रोटी दिलानी है, ठीक है। द ओनली सिंगल माइंडेड एम दैट आई हैव इज टू एंश्योर दैट यू गेट अ गुड रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सो आई हैव अ वेरी सिंपल एम। अगर आप 2 घंटे की कोई क्लास पढ़ रहे हैं या 2 घंटे किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो उससे कम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए तभी उसका फायदा है। हाँ, पढ़ने को मैं आपको ये सारी किताबें बता सकता हूँ, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, मेरी बुक शेल्फ है, ये सब पढ़ लो, बट रिमेंबर आई डोंट हैव टू मेक यू अ प्रोफेसर। अगर ये सब पढ़ लोगे हो सकता है प्रोफेसर बन जाओ, बट सेना में ऑफिसर बनोगे या नहीं दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो रिमेंबर हमें ऑफिसर बनना है ना कि प्रोफेसर। अभी एक बार सेलेक्ट हो जाओ उसके बाद प्रोफेसर इजीली बन जाओगे। सो कम पढ़ें, सही पढ़े इज द फिलॉसफी। तो आज यही डिस्कस करेंगे किसको क्या पढ़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ
टॉपिक्स नाउ कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक अप्रोच टू ईच ऑफ द टॉपिक्स। बट उससे पहले आई हैव टू शेयर अ फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है, ऑन द बेसिस ऑफ इट यू शुड सेलेक्ट द बुक्स जो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाला हूँ। देखिए बेसिकली जो आपका CAPF का पेपर है उसमें ब्रॉडली 3 कैटेगरी ऑफ पीपल अपीयर इन द एग्जाम। जनरली एक वो बच्चे हैं जो मेजर चंक आप रिजल्ट में देखोगे वो इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे। द मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जाम राइट नाउ बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हु आर गेटिंग इन द मेरिट लिस्ट। दे आर दोज जो CSE के योद्धा थे, सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट PCS एग्जाम, इनकी तैयारी कर रहे थे, यहाँ नंबर नहीं आया या चाह रहे थे कि इधर का भी एक चीज हाथ में कुछ आ जाए, वो लोग जो अपीयर होते हैं दे आर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड इज द डिफेंस एस्पिरेंट्स जो CDS में, FCAT में, NDA के एग्जाम्स कई लंबे टाइम से देते हुए आ रहे हैं, नंबर नहीं लग रहा, कई बार SSB में आउट हो जाते हैं, रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या मेरिट आउट हो रहे हैं, दे ऑल्सो अपीयर फॉर द CAPF एग्जाम्स। एंड फाइनली जिनको मैं चाहता हूं ये लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करें, लेट देयर ट्राइब इंक्रीज, दे आर द हार्डकोर CAPF एस्पिरेंट्स जो बनना ही चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, नरेश कुमार जैसा इतने सारे प्रेसिडेंशियल मेडल्स जीतना चाहते हैं। दीज आर द पीपल जो एक्सक्लूसिवली CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया हाउ CAPFs आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग एंड विथ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स एंड कैबिनेट डिसीजंस देयर प्रोस्पेक्ट्स अपीयर ब्राइट। So this is the tribe that I want to increase in hopefully in future, but those who are exclusively preparing for CAPF। तो तीनों कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज होंगी वो सेम नहीं हो सकती। अब यू कैनॉट हैव द सेम स्टिक टू रन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे सुई काम आती है वहां पे आप तलवार यूज नहीं कर सकते। सिमिलर इज द आइडिया, जो बुक्स इनके लिए रिकमेंड होंगी वो इनके लिए रिकमेंड नहीं होंगी। सो इसीलिए आपको अपने को डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में, किस टॉपिक में फॉल कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है CSE वालों को स्टैटिक जीके अलग से ना पढ़नी पड़े, बट इनको स्टैटिक जीके अलग से पढ़नी पड़े। जनरल साइंस इनको पढ़नी पड़े पर हो सकता है इनको ना पढ़नी पड़े। करंट अफेयर्स की इनकी अप्रोच और इनकी अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। सो इन्होंने क्वांट्स रीजनिंग बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाई होगी, इन्होंने लगाई होगी, इन्होंने लगाई होगी। सो मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और उसके बेसिस पे जो बुक्स बताऊंगा उस सब्जेक्ट की बुक्स आपको वहां से पढ़नी है। स्टैटिक GS इज एसेंशियली योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, दीज सब्जेक्ट्स। जनरल साइंस यू नो साइंस, क्वांट्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स यू नो। सो ब्रॉडली पूरा सिलेबस हर एक कैटेगरी के लिए जो रिसोर्सेज होंगी वो अलग अलग होंगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। जो बुक्स इनके लिए रिकमेंड है हो सकता है इनके लिए उसका कोई ऑल्टरनेटिव रिकमेंड हो। द आइडिया इज कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकें while keeping your central aim in mind. So I hope this framework is clear to you. Coming on to Vardishala, what is there? It is not a coaching institute. हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू वर्दी ऑफ वर्दी। और बेसिकली हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। वी वुड बी स्टार्टिंग विथ SSB क्लासेस। सो कल की अवतार के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सो कल की नाम से हमारी SSB की सीरीज स्टार्ट होगी। पूरी स्टैटिक जीके की एक जो सीरीज है, जो स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी के लिए, कैप्टन तिरंगा इज गोइंग टू स्टार्ट। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉर फ्री मॉनेटरीली। पैसे आपसे कोई नहीं लिए जाएंगे। हाँ, आपसे एक चीज ली जाएगी, वो है कमिटमेंट, दैट यू डिसाइड टू सर्व द फोर्सेज विथ PhD, पैशन, ह्यूमिलिटी एंड डिग्निटी। इस पर बाद में बात करेंगे थोड़ा और, बट एसेंशियली जीके के लिए कैप्टन तिरंगा सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट। उसमें आपको पूरा एंड टू एंड कवरेज मिलेगा ऑफ स्टैटिक जीके एंड इट वुड यू वुडंट बी चार्ज मॉनेटरीली फॉर इट। SSB के लिए जिनकी एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एंड टू एंड कवरेज वाला SSB का फ्री कोर्स रहेगा, कल की कोर्स, उसका भी आगे अपडेट्स आएंगे। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम वर्दीशाला पे करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम इज द प्लेस जहाँ पे हम क्लासेस करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे वी हैड दीज वर्दी टॉक्स, जहाँ पे हम वेरियस गेस्ट्स को इंटरेक्ट करते हैं। तो वी हैव वर्दी टॉक्स, इंस्टाग्राम पे वी होस्ट दिस। The basic idea in this, we get guests who are worthy of वर्दी। तो हमने इसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स के साथ, काफ़ी सारे सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी लोग अपना सर्वस्व देते हैं, who have very inspiring stories, उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं।
और आपको भी मौका होता है कि आप लाइव सेशन में आके उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। इंस्टा लाइव होता है ये। सो वर्दी टॉक्स वी हैव डन अ लॉट ऑफ देम, यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक दैट आउट। लाइव क्लासेस कई सारी वर्दीशाला पे हम प्रैक्टिस सेशंस करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सो टेलीग्राम चैनल भी आप वर्दीशाला का जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यू वुड बी एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन प्रो बोनो। सो इनको आप अटेंड कर सकते हैं और भी काफी सारे लाइंड अप एंड सेशंस। जैसा मैंने बोला, जीके का पूरा सॉल्यूशन आपका जो आ रहा है वो है कैप्टन तिरंगा। इट इज एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस सबके लिए जो जीके का कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को कंप्लीट करने का काम करेगा कैप्टन तिरंगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए नाइटफॉल की क्विज होती रहती है। अभी अगर एफकैट आप दे के आए हैं, नाइटफॉल में हमने प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एंड यू स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड इट नो द स्ट्राइक रेट ऑफ दिस। तो जिन्होंने सेशन अटेंड किया था प्लीज वीडियो के बाद कमेंट करके बताना कि इन दो सीरीज से आपको कितना फायदा हुआ है एंड डू यू वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू और नॉट। अब आ जाते हैं पहला सब्जेक्ट जिसपे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, दैट इज ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीएपीएफ एग्जाम बिकॉज कम टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दे देता है। सो और कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो अगर आप एनालाइज करोगे, इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर, हर साल आप देखोगे राइट फ्रॉम 2015 मतलब 15-16 मिनिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ज्योग्राफी से 15 से 16 क्वेश्चन एंड विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में सबसे कम टाइम लगता है। सो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप कैसे 15 क्वेश्चन डेफिनेटली सही कर सकते हो उसको डिस्कस करेंगे। देखो 15, 16, 17, 18, 20 हर साल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं। इस बार 19 के करीब थे शायद 2021 वाले में, बट so many questions are being asked, so it is a good idea to prepare this topic in a holistic fashion. Next, let's come to the resources that one must follow for geography. So again, जो हमने framework अभी decide किया था उसी framework के हिसाब से there would be different approaches for different category of students. So कहाँ से पढ़ना है? So जो CSE वाले students हैं उनको जो भी वो अपने CSE की preparation जहाँ से भी उन्होंने geography की किया है, they don't have to read anything new. तो CSE वालों के लिए इसमें ज्योग्राफी पे you don't have to study anything. जो आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी के लिए पढ़ा हुआ है उसी चीज को आप पढ़ सकते हैं। Don't go for anything new here. जो CAPF के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं, जो CAPF ही टारगेट कर रहे हैं, I would advise you 2 things. First, NCERT लेनी है आपको क्लास 11th या और 12th की। अगर इनमें से भी एक ही पढ़नी है तो क्लास 11th की पढ़नी है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हार्डली 100 पेजेस हैं, ब्लू रंग की किताब होगी, उसको पढ़ना है आपको ज्योग्राफी के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और उसमें भी स्पेसिफिक फोकस करना है 2 चीजों पे, एक जो बॉक्सेस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दूसरा जो मैप्स हैं। तो बॉक्सेस एंड मैप्स आर योर गेटवे टू सक्सेस इन ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी 11th। उसके अलावा जो भी उसमें बोल्ड में आपको वर्ड्स लिखे होंगे उनका एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सो सीएपीएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट दे शुड, अगर एक रिसोर्स उन्हें पढ़नी है तो वो है एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की। और इसके साथ साथ उन्हें एक चीज प्रैक्टिस करनी है, दैट इज करंट अफेयर्स में अगर कोई लोकेशन आती है तो उस लोकेशन को मैप में जरूर लोकेट करना है। ठीक है, सो दीज आर द बेयर मिनिमम रिसोर्सेज जो आपको इन टॉपिक्स के लिए चाहिए। सो दीज आर द बेयर मिनिमम जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं और भी चीजें बताने को बता सकता हूँ। हाँ, किसी को और ज्यादा टाइम है और किसी को थोड़ा और बुक वाइज पढ़ना है तो एक महेश बर्णवाल की किताब है। अगर आप इतने से सेटिस्फाई नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से दिस इज मोर देन एनफ, महेश बर्णवाल की एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी की किताब आती है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन माय एडवाइस वुड बी स्टिकिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। अब जो सीडीएस के बच्चे सीएपीएफ में अपीयर हो रहे हैं, एडवाइस फॉर देम इज ऑल्सो सेम, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटीज बिकॉज यू वुडेंट बी हैविंग टाइम। तो आप तो महेश बर्णवाल को टच मत करिए, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक एनसीईआरटीज। इसके अलावा जो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एक चीज जो मस्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। I cannot emphasize it enough कि how important are previous year questions। आपके लिए मस्ट है, मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई वाली बात है। मतलब कुछ भी करो ना करो ये प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना है। ऑल द टेस्ट सीरीज आर यूजलेस
किसी भी टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है जो CAPF के एग्जाम की है। जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CDS के मस्ट सॉल्व करके जाना है लास्ट 5 ईयर्स, CAPF के फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स जितने पेपर हैं सारे सॉल्व करके जाने हैं। अगर आप ये दोनों चीजें करके जाते हो लास्ट 5 ईयर्स ऑफ CDS और 2030 ऑनवर्ड CAPF के पेपर 1 के पेपर, बिलीव मी और नॉट, यू वुड बी इजीली एबल टू इंक्रीज योर स्कोर बाई 20 to 30 मार्क्स। अगर 120 आ रहे थे तो 150 पे पहुंच जाएगा स्कोर, जस्ट बाई ऑनेस्टली सॉल्विंग दीज पेपर्स एंड एनालाइजिंग देम। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज, ट्रीट दीज पेपर्स एज योर टेस्ट सीरीज। इसके बाद टाइम बचे, इफ यू हैव टाइम, गो फॉर NDA का प्रीवियस ईयर पेपर, फॉर CSE के प्रीवियस ईयर पेपर, बट दीज आर मस्ट डू फॉर यू, ठीक है। यही हम टेलीग्राम पे लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं। लाइव टेलीग्राम पे हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीवियस ईयर उठा के प्रैक्टिस करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे ये क्विज़ेस हम करते रहते हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेज ज्योग्राफी की क्लियर हो गई। जो इसकी बाइबल, गीता, कुरान जो भी आप बोलना चाहो वो एक ही किताब है NCERT 11th-12th की, ठीक है। CSE वाले जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ें और CDS वालों को NCERT तक ही स्टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो आप सबको बहुत पसंद है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। बट होपफुली ये 1 2 3 एग्जाम में नहीं आता, सैडली। जो 1 2 3 आपके एग्जाम में आता है वो ये वाला 1 2 3 है, ठीक है। सो क्वांट्स इज अ बिग थ्रेट। काफी लोग फोबिया होता है मैथ्स का कई स्टूडेंट्स को कि सर हम नहीं कर पाते क्वांट्स के, और क्वांट्स इज वन ऑफ द हाई स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ द CAPF एग्जाम। रीजन बीइंग उसमें श्योर शॉट है। रीजनिंग एंड क्वांट्स आर 2 एरियाज वेयर यू कैन गेट श्योर शॉट मार्क्स। मतलब अगर 2 + 2 4 ही है तो अगर 4 ऑप्शन में है तो देयर इज नो इफ एंड बट के आंसर गलत होगा या सही होगा। सो क्वांट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, अगेन आई वुड बी टेलिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड एविडेंस। सो ये सब मैंने एनालाइज करके ही बनाया हुआ है कि क्वांट्स में भी अगर आप देखो तो आपको पूरी क्वांट्स नहीं पढ़नी। इफ यू फील यू आर वीक एट मैथ्स, एक फंडामेंटल रूल अपने को ध्यान रखना है, प्ले टू योर स्ट्रेंथ एंड हाइड योर वीकनेसेस। सो अगर मैथ्स आपका फोर्टे है, इफ यू आर समबडी हु इज गुड एट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दिस शुड बी अ हाई स्कोरिंग एरिया फॉर यू। और मैथ्स में भी आप देखोगे तो व्हाट इज द वेरियस वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स, तो यू कैन इजीली सी परसेंटेजेस से काफी क्वेश्चन आते हैं। सो प्रिपेयर दैट टॉपिक थॉरली। परसेंटेजेस से हमें काफी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो प्रिपेयरिंग इट थॉरली इज इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन इज देयर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन इज देयर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज देयर। एज के क्वेश्चंस पे काफी सारे सवाल आते रहते हैं। उसके अलावा HCF LCM और उसके अलावा काफी सारे और भी टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज द ब्रॉड आइडिया। अगर आप एनालाइज करोगे प्रीवियस कुछ ईयर के पेपर्स को तो यू वुड अंडरस्टैंड। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं जो सीरीज लेके आऊंगा, काफी सारे सेशंस अगर गॉड विलिंगली होते हैं तो हर एक टॉपिक पे हम देखेंगे कि स्पेसिफिक क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिकॉज इफ यू एनालाइज अगेन, अगर आप वो 2013 ऑनवर्ड्स पेपर सॉल्व करोगे, यू वुड रियलाइज कि इनसे भी कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। तो इवन अगर आपकी मैथ्स वीक है, यू शुडेंट फियर कि HCF LCM पता चला है आप कैट के लेवल का पढ़ने लगे, तो कैट के लेवल का अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कैट निकल जाए आपका, पर F कैट का भी नहीं निकलेगा और CAPF तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस नहीं आते। सो इसमें भी एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चंस। तो कैट लेवल पे इन टॉपिक्स को या ओलंपियाड के लेवल पे इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आगे जब सीरीज कंटिन्यूली चलेगी तो हर एक टॉपिक पे स्पेसिफिक डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। दिस इज अ हाई स्कोरिंग टॉपिक। अगेन दिस इज एरिया वेयर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, यू कैन गेट ग्रेट मार्क्स इन दिस। सो व्हाट इज द अप्रोच फॉर दिस? अब इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है, इसके सैंपल क्वेश्चंस हम करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। हर एक टॉपिक का मैं प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करेंगे, इफ यू गाइस गिव एनफ सपोर्ट टू वर्दीशाला, ठीक है। सो CSE वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो इस टॉपिक को स्किप ना करें, बिकॉज वो सिविल्स में इस टॉपिक को बिल्कुल टच में ही नहीं होते और फिर वहां CSAT में भी कई बार मार्क्स खा जाते हैं, और यहाँ पे ये जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है स्किप कर जाते हैं। तो CSE वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को वेटेज देना। डोंट इग्नोर दिस। क्या करना है आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू? पिक अप द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो जो क्वेश्चंस आए सॉल्व देम। और अगर आप 70% 50% से 70% क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं,
यू डोंट नीड एनी क्लास, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन से समझ लो, डोंट इन्वेस्ट एनी मोर टाइम इन दैट। अगेन ये सब प्रैक्टिकल है, मैं बोलने को बोल दूं ये बुक पढ़ लो, दैट डजंट मेक सेंस। अगर आप 50 से 70% किसी भी पेपर के मैथ्स के प्रीवियस ईयर सीएपीएफ का सॉल्व कर ले रहे हैं सीएससी वाले बच्चे, यू डोंट हैव टू टेक एनी कोचिंग फॉर एनी ऑफ द टॉपिक, जस्ट सॉल्व, कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो और समझो, जो टॉपिक वीक आ रहा है उसके क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। नो बुक इज रिकमेंडेड फॉर दीज जो सीडीएस के हैं, बिकॉज उनमें से काफी सारे जो आईएमए वाले होंगे उनको तो दे डोंट नीड एनी अदर प्रैक्टिस, जो ओटीए वाले हैं उनके लिए वही सेम स्ट्रैटेजी होगी जो सीएपीएफ के लिए, दैट इज दे वुड हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। कैसे करना है उनको, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग डू यू लाइक, क्योंकि क्वांट्स इज समथिंग जिसमें इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे मुझे लगता है अगर आप कुछ क्लास करोगे इट वुड बी हेल्पफुल। सो क्वांट्स के लिए सीएपीएफ स्पेसिफिक बच्चे एंड ओटीए वालों के लिए, क्योंकि दे हैव बीन आउट ऑफ टच ऑफ मैथ्स, आई वुड एडवाइस अगर बुक से करना है तो सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जस्ट गो फॉर जो पीछे टॉपिक्स बताए थे और उनका रिलेटिव वेटेज जो वेन डायग्राम में दिया हुआ था, उन टॉपिक वाइज पढ़ो। और बुक से पढ़ना चाहते हो तो एक बुक है जहां से आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे, दैट इज वेरी पॉपुलर, आरएस अग्रवाल, उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज जो बेटर ऑल्टरनेटिव है, अगर आपकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट वीक है तो, बिकॉज क्वांट्स में अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझना हो तो यूट्यूब पे जाके किसी भी एक लेसन टॉपिक सर्च करो, डोंट हैव टू गो फॉर क्वेश्चंस, जस्ट सर्च फॉर थ्योरी, क्योंकि क्वांट्स की वैसी बहुत सारी वीडियो है, टॉपिक वाइज सर्च करो, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस थ्योरी, सपोज यू आर सर्चिंग फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सर्च थ्योरी, सिर्फ थ्योरी देखनी है, यू डोंट हैव टू लुक एट देयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, यूट्यूब पे जाके टॉपिक सर्च करो, उसका थ्योरी वाला पार्ट करो, देन अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम बैक टू सीएपीएफ प्रीवियस ईयर्स। और अगर इतने से नहीं होता देन किसी भी एक बुक से जिससे अभी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आरएस अग्रवाल से, जिससे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पे काफी जगह हमारे उस पर भी पड़े रहते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हो। सो दिस इज द आइडिया फॉर क्वांट्स। सीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्वांट्स पे जिस टॉपिक पे उन्हें वेटेज देना है, दैट इज पहले एक बार डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइप का करना है, जिसमें पता चल सके इफ यू आर स्कोरिंग between 50 to 70, don't go for any book, just practice questions and see solutions. The second is if you feel that you are not strong enough, go for this strategy, that is book is RS Agrawal that you can refer. And second part, if you are not comfortable with book learning, go for YouTube videos and search for the specific topic and its theory. Mind it, don't focus on questions from YouTube, just look for the theory part. जहां से आपको समझ आता है उस वाले को आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज रीजनिंग। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग? अगेन लुक एट द वेटेज, इट इज अ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक। स्पेशली आप देखोगे जहां से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर आर सीरीज एंड मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, काउंटिंग एंड डायरेक्शन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर अगेन इज एन इंपॉर्टेंट, एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस। सो दिस इज द ब्रॉड जिन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। सो अगेन द स्ट्रैटेजी इज सिमिलर टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट। इफ यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू रीजनिंग, अगर एकदम ही नए हैं इन टॉपिक्स के साथ, देयर इज दिस बुक फॉर रीजनिंग, BS सिजवाली इज द ऑथर, आई गेस अरिहंत इज द पब्लिशर। सो उसको आप रीजनिंग के बेसिक्स समझने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बुक से समझने में दिक्कत आता है, अगेन यूट्यूब इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, सर्च फॉर द टॉपिक, डोंट गो फॉर कंप्लीट रीजनिंग क्लासेस। जो पीछे टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के जस्ट थ्योरी वाला पार्ट, जैसे उसमें काफ़ी सारे रूल्स, वो हैक्स या रूल्स बताए होंगे, जैसे एक वो बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए देयर इज दिस ईजोटी वाला रूल कि अल्फाबेट की नंबरिंग, ये सब याद करने वाला। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट अगेन टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, कि किस गहराई पे क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग का, डाइसिस के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन, मतलब आप पता चला है एसएससी के लेवल के क्वेश्चन करने लगे, दैट डजंट मेक सेंस, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे रीजनिंग में।
सो डेप्थ एनालाइज करने के लिए सिंपल फंडा इज गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसकी अप्रोच सबके लिए सेम रहने वाली है। अगेन रीजनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, नॉट ऑल क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग आर सॉल्वेबल। सिमिलर विथ क्वांट्स, क्वांट्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होते। सम ऑफ देम टेक अननेसेसरली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यू शुड जस्ट डिसाइड टू स्किप दोस क्वेश्चंस। सो रिसोर्स रीजनिंग के लिए इफ यू वांट वन बुक, BS सिजवाली इज देयर, उसको आप रीजनिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब वाले अप्रोच इज ऑल्सो देयर, गो फॉर द टॉपिक, इट्स थ्योरी, देन प्रीवियस ईयर ऑफ CAPF आर द बेस्ट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि क्या सवाल आ गया, मतलब जीके को जो पोर्शन है और जो करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली है, स्टूडेंट्स रिमेन स्पेलबाउंड कि यार क्या पूछ लिया। तो इन मासूम सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, बिकॉज ये पेपर 2 के लिए भी हेल्पफुल होता है। पेपर 1 में स्पेसिफिकली इफ यू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स को आप कुछ कैटेगरीज और ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं इज अवार्ड्स, मेडल्स एंड प्राइजेस। देन जैसे दे वुड आस्क कि फील्ड्स मेडल किसको दिया गया, पद्म विभूषण इस बार किसको दिया गया, रिपोर्ट्स, इंडेक्स एंड सर्वे की यूएन की कोई रिपोर्ट आई है उसका टाइटल कौन है, इंडेक्स अगर कोई है सपोज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी क्वेश्चन। अटल पेंशन योजना की एज लिमिट पे क्वेश्चन आया, उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है वो, स्पोर्ट्स अगेन वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। तो जो CSE के एस्पिरेंट्स होंगे दे वुडंट बी प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स इन दिस फैशन, दे वुड बी स्किपिंग दिस स्पोर्ट्स वाला। ऑल्दो CSE में भी इस बार स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए, बट जनरली स्पोर्ट्स को अवॉइड करते हैं, तो स्पोर्ट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है। दे वुड आस्क कि किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, कोई सपोज ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, इस तरीके के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इस बार F1 का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पर्सन्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो समबडी डाइज, सम इंटरनेशनल डिग्नेटरी विजिट्स इंडिया, किस देश के वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पे अगर कोई इवेंट हुआ, कहीं कन्वेंशन हुई, उस प्लेस पे क्वेश्चन। डिफेंस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर बोथ CDS एंड CAPF पीपल। तो कोई मिसाइल है, कोई नया वेपन सिस्टम लिया, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, रैंक्स इक्विवेलेंस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। सो डिफेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाई रिटर्न एरिया ऑफ करंट अफेयर्स। इसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी में अभी आप देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज एंड जनरल इकोनॉमी में GDP से रिलेटेड क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेबर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट। एंड फाइनली कुछ जेनरिक करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं जो टू ब्रॉड टू कवर होते हैं। सो जनरली करंट अफेयर्स को पढ़ने की अप्रोच ये रखनी चाहिए। सो दिस इज द अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स। एसेंशियली इन ब्रॉड जो सेगमेंट्स है हमें करंट अफेयर्स को इसी अप्रोच से पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पे अननेसेसरली ज्यादा टाइम डिवोट करना इज नॉट मीनिंगफुल फॉर CAPF एग्जाम इन जनरल। सो करंट अफेयर्स को इस तरीके से सेग्रीगेट करके पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आई ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक सीरीज जो एग्जाम से 10-15 डेज पहले आती है, जिसमें उस एग्जाम से रिलेवेंट जितना भी करंट अफेयर्स होता है आई गो बैक टू माई एस्पिरेंट्स मोड। वहां पे जाके मैं खुद फर्रे बनाता हूँ अपने, और उन फर्रों के बेसिस पे ये कंटेंट प्रचंड की करंट अफेयर्स की सीरीज होती है। इसका हिट रेट बहुत अच्छा रहा है इन द पास्ट। इससे ही करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। CDS, CAPF, NDA इस बार FCAT के लिए नहीं आई थी, बट प्रीवियस FCAT के लिए आई थी सीरीज। बट इवेंचुअली सारे पेपर्स के लिए वी वुड बी प्लानिंग टू ब्रिंग इट। द बेसिक आइडिया इज डोंट बिकम आवारा ज़ेब्रा। ये सब आवारा ज़ेब्रा हैं, इधर उधर गलत डायरेक्शन में करंट अफेयर्स के नाम पे भटक जाते हैं। बी अ सितारा ज़ेब्रा, डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर टू बी डिफरेंट, ओके। बिकॉज करंट अफेयर्स के नाम पे ऐसी कि लोग एक एक घंटा रोज सुबह मतलब प्रेशर बनाने वाली वीडियोस देखते हैं कि वो एक एक घंटे का डेली का करंट अफेयर्स आ रहा है। अंडरस्टैंड इट, साल में 365 दिन, अगर आप 365 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स ही देख रहे हो, कब रिवाइज करोगे और कब और सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। सो डोंट अननेसेसरली फॉल इन द ये जो फोमो फैलाया जाता है करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। ऑल ऑफ दैट इज जस्ट गैस। एग्जाम से पहले प्रचंड आती है। इट इज अबाउट 7-8 डेज का क्लास होता है, 7 से 8 दिन की क्लास होती है, 1-1.5 घंटे की एक दिन होती है। सो एसेंशियली इट इज अबाउट 12 आवर्स के करीब करीब कंडक्ट होता है, और सिर्फ इसको देखो, इसी को रिवाइज करो,
एग्जाम से पहले इफ यू आर सिंसियर एनफ रिवाइज दिस करंट अफेयर्स एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इसके थ्रू, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं करता हूं करंट अफेयर्स के। इफ यू लाइक यू कैन डू दैट, अदरवाइज अगर आप खुद से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, जो पीछे टेम्पलेट दिया है उस टेम्पलेट को फॉलो करना। डोंट हैज़ार्डली रीड ऑल द टॉपिक्स, जिस जो टॉपिक्स बताए उनकी न्यूज़ कलेक्ट करो जहां से भी करते हो, बुक्स मैगजीन जहां से भी, यू कैन डू दैट। अदरवाइज प्रचंड मतलब करंट अफेयर्स में तो आई बिलीव प्रचंड शुड बी द थिंग दैट यू शुड फॉलो। नेक्स्ट एक और जो बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए निकल सकता है, ये मैं ऑर्डर ऑफ किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके उस पर उठा के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज इंडियन पॉलिटी। अब जनरली पॉलिटी के लिए मैं तीनों को सेम किताब नहीं बता सकता, वाई मतलब कोई बच्चा ये किताब बहुत पॉपुलर है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मतलब कई लोग इसी पे ही स्टिक करते हैं। जो सीएससी वाले होंगे उनमें से आप में से कई बच्चे मतलब सुपर से भी ऊपर हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो डीडी बसु पढ़ेंगे। तो अब पता चला आपको किसी ने बोल दिया डीडी बसु पढ़ो, कोई टॉपर बोल दे मैंने तो डीडी बसु पढ़ी थी, आप भी लेके बैठ गए। इट इज मेक्स नो सेंस फॉर यू, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है उसके लिए वो हो सकता है समझ जाए। अब मैं बोलूं यार नहीं नहीं तू डीडी बसु पे ही अटका है, मतलब इट इज जस्ट लाइक माइन इज बिगर देन योर्स वाला, तो बोला नहीं नहीं डीडी बसु नहीं, मैं तो सुभाष कश्यप पढ़ता हूं। और फिर वो सुभाष कश्यप वाला बोले अरे तेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो ग्रानविल ऑस्टिन पढ़ के आता हूं, ठीक है। सो अगेन दैट इज द आइडिया बिहाइंड बुक्स ऑल्सो, कि आप कोई जो बुक रिकमेंड कर रहा है उस पर मत जाओ। एंड वॉट इज द रीजन, देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखना चाहिए, लुगाई वही जो मन को भाए और किताब वही जो समझ में आए। तो हाई फाई लक्ष्मीकांत में बोल दूं और वो सारी बाउंसर जा रही है दिमाग के ऊपर से, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो जैसे लुगाई वही जो आपको पसंद आए, वैसी किताब वही जो आपके समझ में आए, ठीक है। तो किसी को अगर डीडी बसु पढ़ के मजा आ रहा है तो वो डीडी बसु पढ़े, किसी को लक्ष्मीकांत पढ़ के मजा आ रहा है तो वो लक्ष्मीकांत पढ़े। तो जनरली जो सीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं वो जो भी बुक या नोट्स रेफर कर रहे हैं पॉलिटी के लिए, वो उसी को रेफर करें, दे डोंट नीड एनीथिंग न्यू हेयर। स्पेसिफिकली जो सीडीएस वाले बच्चे हैं उनको मैं एक सिंपल सा एडवाइस देना दूंगा। और हाँ, सीएससी वाले ये मत समझ लेना कि हमारी तो पॉलिटी बहुत मजबूत है हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इस बार पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे सीएपीएफ के 2020 पेपर में जो सीएससी वाले बच्चे भी नहीं कर सकते। एक वो शायद सेक्रेटरी जनरल का एक क्वेश्चन था और एक और कोई क्वेश्चन था, ठीक है। सो अगेन ऐसा नहीं समझ लेना कि हम तो सीएससी वाले हैं तो हम बाएं हाथ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो सीएपीएफ के जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा यार लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ सकते हो और समझ आ सकती है, उस चक्कर में मत पढ़ना कि हर बच्चा पढ़ रहा है। ऑल्सो लक्ष्मीकांत को पढ़ने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उस पर भी बात करूंगा। बट अगर आप उतना एफर्ट नहीं मानना चाह रहे, लक्ष्मीकांत नहीं कर रहे या समझ नहीं आ रही, देयर इज नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट दिस, ठीक है। सिंपल लूसेंट की जो जीके की किताब है उसका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको रटो फिर, ठीक है। अल्टीमेटली यहां भी रटनी पड़ती है लक्ष्मीकांत जो पढ़ते हैं। तो लूसेंट की जीके का जो पॉलिटी वाला है और उसमें जो हाईलाइटेड पिंक और बोल्ड से है उससे आप उसको उतनी पॉलिटी भी पढ़ लो, दैट इज एनफ टू गिव यू अ बेसिक स्कोर। डोंट गो फॉर लक्ष्मीकांत इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। सेम इज द एडवाइस फॉर सीडीएस पीपल। अब अगर आप लक्ष्मीकांत आपने मन बना लिया, मतलब सर पे कफन बांध के निकले हो कि आज तो जीत के ही आएंगे, तो लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी किताब पढ़नी है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पूरी की पूरी किताब मतलब इसका वजन तो मेरे वेट से भी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। पहले जब आई स्टार्टेड विथ इट वाज 4th एडिशन था आई गेस, दैट वाज वेरी थिन। अब ये मतलब मुझसे भी ज्यादा तेजी से इसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, इतनी मोटी हो चुकी है ये। सो पूरी बुक पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इसके एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़नी है। सपोज यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम वन एंड, कहाँ गया या कैसे, ओ जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसमें कुछ हो गया, 2 मिनट होल्ड करना। लेट मी करेक्ट इट। ये कैसे जाएगा? Meanwhile, if you have any doubts, you can ask them in the comment section. I would try to address them. किस पे खुला था?
आई गेस इस पे खोला था, नहीं नहीं नहीं, ओके अच्छा अच्छा ये रहा, ये थोड़ा गाइज टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूँ मैं, तो डोंट माइंड इट, थोड़ा इशू आ गया था, बट आई होप इट इज़ फाइन नाउ, ठीक है। हाँ, सो कैसे पढ़नी चाहिए पॉलिटी, सिंपल सा फंडा है, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो तो सबसे फर्स्ट इज कंपेयरिंग टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि वो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया फिर एंड तक पन्ने ही पलटते गए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सपोज आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर स्टार्ट किया, तो प्रेसिडेंट के बाद इमीडिएट नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे गवर्नर का, और फिर कंपेयर करोगे, अच्छा प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स है और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में क्या अंतर है, प्रेसिडेंट के वीटो में और गवर्नर के वीटो में क्या अंतर है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। सपोज आपने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे स्टेट लेजिस्लेचर का, कंपेयर करोगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट गवर्नमेंट की और राज्यसभा में क्या सिमिलैरिटीज हैं, लोकसभा में जाने की एज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाने की एज में क्या डिफरेंस सिमिलैरिटीज हैं। सो फर्स्ट थिंग इज यहाँ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ोगे अगला चैप्टर हाई कोर्ट, तो बुक को सीक्वेंशियली नहीं पढ़ना, टॉपिकली पढ़ना है। प्रेसिडेंट पढ़ा, अगला चैप्टर गवर्नर पढ़ना है, दोनों को कंपेयर करना है मेंटली। दूसरा, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने पॉलिटी में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, जैसे इसमें कुछ नीति आयोग और ऐसे काफी सारे चैप्टर्स हैं, यू कैन स्किप दोस टॉपिक्स। मैं स्पेसिफिक डिटेल्ड इस पे एक सेशन लूंगा कि पॉलिटी के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा पार्लियामेंट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स ऑफ लक्ष्मीकांत आर नॉट टू बी रेड, अदरवाइज यू वुड बिकम प्रोफेसर नॉट एन ऑफिसर, ठीक है। सो डिसाइड पहले ही कर लेना है क्या बनना है, और फिर डी बसु, सुभाष कश्यप, ग्रैनविल ऑस्टिन जिनको पढ़ना है उनको बधाइयाँ मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंस। अब साइंस में क्या आपको ये सालुनके बन जाना है क्या, सीआईडी वाला, कि मतलब साइंटिस्ट ही बन गए? अगेन उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप एनालाइज करोगे, अगर साइंस के 28 क्वेश्चन आए 2020 वाले में, तो आप उसमें भी स्पेसिफिकली नोटिस करोगे दैट 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, 10 केमिस्ट्री के एंड 8 फिजिक्स के। सो दिस इज द वेटेज जो साइंस के क्वेश्चंस का रहा है। सो अब इन साइंस के क्वेश्चंस का जो वेटेज है, हाउ वी हैव टू गो अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक। स्पेशली जो आर्ट्स या नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए आते हैं उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है हाउ टू स्टडी साइंस। सो अप्रोच सबकी सेम जो रहेगी वो क्या है, स्पेशली सीएसई वालों को थोड़ा यहाँ पे डिसाइड करना होगा, बिकॉज वो जो साइंस पढ़ते हैं वो साइंस एंड टेक होती है एंड दैट इज लार्जली करंट अफेयर्स। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो साइंस आती है दैट इज कन्वेंशनल साइंस। तो इसलिए सीएसई वालों को ये टॉपिक भी अलग से पढ़ना है, और सीडीएस वाले ऑलरेडी ये टॉपिक अपने जीके के लिए पढ़ते हैं। तो सीडीएस वालों ने जहां से भी जीके के लिए अपनी साइंस पढ़ी है, दे शुड स्टिक टू दैट। तो सीडीएस वालों के लिए इसमें क्या एडवाइस है? सीडीएस वालों के लिए भाई सिंपल सी एडवाइस है, जहां से भी आपने साइंस पहले पढ़ी हुई है उसी पे स्टिक करो, डोंट रीड एनीथिंग न्यू। सीएसई वालों के लिए आपने जो साइंस पढ़ी है दैट इज नॉट यूजफुल हेयर, जो आपने एग्जाम के लिए पढ़ी है, दैट योर साइंस जो आपके एग्जाम में आती थी दैट इज करंट अफेयर्स, सो यू शुड मूव अवे फ्रॉम दैट। एंड फाइनली जो सीएपीएफ की टारगेटेड ऑडियंस है उनके लिए सीएपीएफ में स्पेसिफिकली अगर उन्हें टारगेट करना है तो क्या पढ़ना चाहिए? देखो दो तरीके हैं। जो इजियर अप्रोच है मेरे हिसाब से वो है क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी मत पढ़ना, बिकॉज उसमें उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको अगर कॉन्सेप्चुअली वीक हो। अगेन अंडरस्टैंड, अगर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में ही दिक्कत आ रही है तो आई वुड एडवाइस एस चांद की किताब आती है स्कूल के बच्चों के लिए, लखमीर कौर एंड मंजीत करके कुछ किताब का ऑथर का नाम है, लखमीर चंद या मंजीत कौर ऐसा कुछ नाम है, लखमीर चंद एंड मंजीत कौर, 9th एंड 10th की एस चांद की किताब आती है। तो उसकी 9th एंड 10th की बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की आप किताब रेफर कर सकते हो इफ यू हैव टाइम। ये उनके लिए जो साइंस को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं, हु वांट टू गेट देयर बेसिक्स राइट एंड दोज हु हैव टाइम।
अगर आप पे टाइम नहीं है, सपोज आप सीएससी वाले हो और आप पे टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, साइंस के लिए सिंपल सा फंडा लगाना है। ये लखमीर कौर, मंजीत चंद, ये वाली उनके लिए किताब है, दोज हु हैव टाइम एंड दोज हु कैन अप्लाई देयर माइंड एंड अंडरस्टैंड, वांट टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इनको ये 9th-10th की ये वाली किताब करनी चाहिए। अगर आप पे टाइम कम है, आई वुड एडवाइज यू लूसेंट की जनरल जो जीके की किताब है उसका जो साइंस सेक्शन है उसको पढ़ो, जो जनरल साइंस सेक्शन है उसको पढ़ो। उसके बाद क्या करो, डू नथिंग मोर, जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस एंड सीएपीएफ, ठीक है। सो व्हाट यू शुड डू इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, be it your CSE candidates or those who are specifically targeting CAPF, तो उनको क्या करना चाहिए, अगर टाइम क्रंच है तो सिंपल सा लूसेंट की जीके की जो साइंस सेक्शन है उसको उठाना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना है CDS और CAPF के। बट आई वुड एडवाइज, क्योंकि साइंस का वेटेज काफी ज्यादा रहता है, तो अगर आप स्पेसिफिकली CAPF टारगेट कर रहे हो, आई वुड एडवाइज इट वुडेंट कॉस्ट मच टू इन्वेस्ट टाइम ऑन एस चांद, और एस चांद के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर योर साइंस वाला पार्ट, ठीक है। सो आई होप दोनों सारे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस क्लियर हो चुकी है कि साइंस को कैसे अप्रोच करना है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वन मस्ट फॉलो फॉर साइंस, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और सब्जेक्ट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट्स फॉर मी पर्सनली वाज हिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज द वे वी आर टॉट हिस्ट्री जनरली इज इट इज गिवन एज एन assortment of facts rather than a interesting story life, although नई एनसीईआरटी उस चीज को काफी अटेम्प्ट करती है चेंज करने की, बट हिस्ट्री इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए, इतनी बड़ी वेल है, कैसे इसको खाया जाए। सो हाउ डू यू ईट अ वेल, 1 बाइट एट अ टाइम। तो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने की आई वुड बी डिस्कसिंग द अप्रोच कि कैसे अप्रोच करना है, क्या हिस्ट्री पूरी पढ़नी है और शुड वी फोकस ऑन अ फ्यू टॉपिक्स, so that I would be delivering to you in this class, ठीक है। ओके, सो कई बच्चे तो मीम से ही हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बट अगर आप वेटेज देखोगे तो जनरली सिविल सर्विसेज से ये डिफरेंट है, तो सिविल्स वाले थोड़ा सावधान होते हैं और सीडीएस के कंपेरेबल इसकी हिस्ट्री का सेक्शन होता है। वाई? बिकॉज अनलाइक सिविल सर्विसेज, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का यहाँ लगभग इक्वल वेटेज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर एंशिएंट एंड मेडिवल इन सीएपीएफ। और आर्ट एंड कल्चर का उतना वेटेज नहीं होता, तो आर्ट एंड कल्चर यू कैन कंप्लीटली अवॉइड फॉर सीएसई एस्पिरेंट्स। सीडीएस एंड सीएपीएफ वाले एस्पिरेंट्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो तीनों को इक्वल वेटेज दें रादर देन एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज तीनों से क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे अप्रोच करना चाहिए, सीएसई वालों ने तो जहां से भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं अपने कोचिंग नोट्स, उनको उसी पे स्टिक करना है, डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। सिमिलर सीडीएस वालों ने जहां से पढ़ा हुआ है, दे डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू बिकॉज हिस्ट्री इज लार्जली द सेम। बट सीएपीएफ को जो एक्सक्लूसिवली बच्चा टारगेट कर रहा है, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उसके लिए हिस्ट्री की अप्रोच बहुत अच्छी एक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज नई एनसीईआरटीज आई हैं क्लास 11th एंड 12th की, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से। दीज आर अ मस्ट मस्ट मस्ट। हिस्ट्री में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बट प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना। मतलब मैं आपको अक्षरशः दिखा सकता हूं कि कैसे बोथ सीडीएस एंड सीएपीएफ के पेपर में डिट्टो वर्बैटिम क्वेश्चन यहां से कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की जो किताब है 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। One deals with ancient, one deals with medieval and one deals with modern. So themes of Indian history, new NCERTs class 11th and 12th की होंगी, NCERT की वेबसाइट पे फ्रीली मिल जाएंगी, जस्ट डाउनलोड देम एंड रीड देम। अगेन फोकस किस पे रखना है, फोकस रखना है इन किताब के अंदर जो बॉक्सेस बने। मैं आपको कितने ही क्वेश्चन डिट्टो सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर में दिखा सकता हूं जो इन बॉक्सेस से वर्बैटिम कॉपी होके आए हैं। देन नेक्स्ट स्टेज वही रहेगी, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये यहां से थ्योरी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सीडीएस और सीएपीएफ के, ठीक है। सो हिस्ट्री की अप्रोच ये रखनी चाहिए। अगर हाँ, दूसरी एक हिस्ट्री के लिए आप एक ऑल्टरनेटिव जो चीज अगर आप पे फ्री टाइम होता है दैट यू कैन ट्राई टू अडॉप्ट इज
सो हिस्ट्री के लिए एक दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, अगेन दैट इज ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव टाइम, जिन लोगों के पास टाइम है उनके लिए एक, अगर आपको थोड़ा ऑडियो विजुअल अच्छा लगता है तो एक सीरीज है भारत एक खोज। इट इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। सो भारत एक खोज करके एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, DD1 पे आया करती थी बहुत पहले। सो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, उसको देख सकते हो इफ यू वांट टू डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड टू एन एक्सटेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, कि इंडिया की हिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है। सो भारत एक खोज की टीवी सीरीज खाते हुए देख सकते हो। ऐसी एक और एक सीरीज है पॉलिटी के लिए। सो इफ यू लाइक वो लक्ष्मीकांत, और जहां से भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो उसको पढ़ के मजा नहीं आ रहा, आई वुड एडवाइस पॉलिटी के लिए एक राज्यसभा टेलीविजन की टीवी सीरीज है संविधान, स्वरा भास्कर मैडम उसको होस्ट करती है, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, संविधान राज्यसभा टेलीविजन, वो सांसद टीवी जिसका नाम हो गया है, उसको आप देख सकते हो। संविधान राज्यसभा टेलीविजन पे अवेलेबल होगी टीवी सीरीज फॉर पॉलिटी, कि हमारे देश का जो आईन है, संविधान है, वो किस तरीके से प्रिपेयर हुआ। इट वुड गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ हाउ टू प्रिपेयर संविधान वाला टॉपिक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में टेक अवेज क्या है कि तीनों का इक्वल वेटेज है। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज द गो टू बुक, और उसके बाद प्रीवियस ईयर करना है। वीडियो एड लेना चाहते हो तो उससे ले सकते हो। उसके अलावा एंड में रिवीजन के लिए अगर आपने एनसीईआरटी से अपने नोट्स बनाए तो अच्छा है, अगर नहीं बनाए तो अगेन गो फॉर लूसेंट जीके फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए यू कैन गो फॉर लूसेंट जीके में जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देख सकते हो, या मनोहर पांडे अरिहंत वाली जो है उसको भी रेफर कर सकते हो, बट किसी एक को ही रेफर करना। ठीक है, रिवीजन के लिए एंशिएंट एंड मेडिवल के। अदरवाइज आपने नोट्स थीम्स पढ़ते हुए बना लिया और स्टोरी लाइन क्लियर है, देन दैट इज ग्रेट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको बता देंगे स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो। मैं 2 किताबें और बता देता हूं, BL ग्रोवर पढ़ लो, इप्सिता दुबे की एक किताब आई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, वो पढ़ लो। अगेन ऑल ऑफ दैट इज सेंसलेस फॉर यू। वही अपने को जब भी कोई किताब बताए, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, लुगाई वही जो मन को भाए, किताब वही जो समझ में आए। ठीक है, तो ये सब हाई फाई किताबें तब के लिए हैं जब आपको प्रोफेसर बनना हो। अभी अपने को सिंपल ऑफिसर बनना है, और अपने लिए इतनी इनका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वरना तो प्रोफेसर ही बन पाएंगे, टीचर बनना पड़ेगा, नॉट ऑफिसर। ठीक है, फाइनली लास्ट टॉपिक जो अभी तक काफी लोग इग्नोर करते थे, पीपल डिडंट पे एडिक्वेट अटेंशन थ्रू दिस टॉपिक, दैट वाज इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अभी तक क्या होता था, जनरली पीपल यूज टू स्किप इकोनॉमी वाला सेक्शन, तो इकोनॉमी को अप्रोच करने का तरीका डिस्कस करते हैं। सो इकोनॉमी में भी अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो देयर आर 2 पार्ट्स टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के लार्जली 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिकली रूट वर्ड क्या है, ओकिनोकोस होता है। ओकिनोस मतलब हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड को मैनेज करना इज एसेंशियली लिमिटेड रिसोर्सेज से आप कैसे डिमांड को मीट करो, दैट इज द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। खैर जब वो हम तिरंगा में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्जली लार्ज इश्यूज जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, जो कंट्री लेवल पे इफेक्ट करते हैं। माइक्रो इज हाउस होल्ड लेवल पे, कि आप एक चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, इस तरीके के जो डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील किए जाते हैं। सीएपीएफ और सीडीएस की खासियत यह है कि उनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। अभी तक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होंगे वो माइक्रो अवॉइड करके जाते हैं बिकॉज उनके पेपर में नहीं आती, तो उनको ध्यान रखना है कि उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़नी है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। और सीडीएस वालों को ये ध्यान रखना है और सीएपीएफ वालों को ये ध्यान रखना है कि उन्हें इकोनॉमी मतलब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लेवल की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठ गए या बजट पढ़ने बैठ गए, उस लेवल की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। सो क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एक जो काफी डिसेंट अप्रोच है मिनिमम टाइम में करने की, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एनसीईआरटी की किताब है वो, उसमें जो ग्लॉसरी वाला सेक्शन है उसमें जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं, वेबलन गुड्स क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई कर्व कैसा होता है, प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, इस तरीके का जो ये ग्लॉसरी में टर्म्स दिया है, इनको या तो आप ग्लॉसरी से ही पढ़ के समझ सकते हैं या
यूट्यूब पे जाके जस्ट उन टर्म्स को टाइप कर लीजिए और शॉर्ट शॉर्ट सिंपल इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगे हार्डली 5-10 मिनट्स के। तो ग्लॉसरी में जो भी टर्म्स है उनको यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। बेसिक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्जली करंट अफेयर्स, तो बेसिक फंडा ऑफ व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज आईआईपी, व्हाट आर द 8 कोर सेक्टर्स, व्हाट इज लेबर फोर्स, व्हाट इज कजनेट्स कर्व, ऐसे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है इनके लिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की किताब है, अगेन उसको रेफर कर सकते हैं। और मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा टच बनाए रखना है, ठीक है। वैसे ये सब जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट्स बताए, ऑल दीज सब्जेक्ट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, वी वुड ट्राई टू कवर दीज स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट विथ। सो कैप्टन तिरंगा इज आवर सीरीज जो आती है, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे आई वुड ट्राई टू ब्रिंग इट एज सून एज पॉसिबल। कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा, उसमें बेसिकली सारे टॉपिक्स तो नहीं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, बी इट योर हिस्ट्री, बी इट योर पॉलिटी, बी इट योर ज्योग्राफी, बी इट योर इकोनॉमिक्स, इनके जो बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आई ट्राई टू डिलीवर इन कैप्टन तिरंगा। द सीरीज हैज बीन, यू हैव शोड so much love for that series in the past, thanks a lot for that. So you try to revive कैप्टन तिरंगा depending on आप लोग चाहते हैं या नहीं। उसमें हम इन सारे टॉपिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ाएंगे। बेसिकली मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ के जाता हूँ, कैप्टन तिरंगा मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं और एग्जाम से पहले मैं इतना ही पढ़ के जाता था, और तो उसी को मैं इसमें पढ़ाता हूँ कैप्टन तिरंगा में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं इसके। एंड दिस इज अगेन monetarily we don't charge anything for Captain Tiranga. I just ask you to stand with the basic thing that I demand, that एक बार आप select हो जाएं then is the time to repay. How do you repay? With passion, serving the forces with passion. मतलब वो एक जज्बा होना चाहिए कि जिस दिन अपना 110% नहीं दे पा रहे फोर्सेस से, just come out of the forces, don't become a pension seeking person. H stands for humility. कई लोग मतलब बहुत ही कॉलर खड़े करके घूमने लगते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। दे डोंट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू पीपल, जो वो अपने को बॉस समझने लगते हैं रेदर देन बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट इज वन थिंग कि ह्यूमिलिटी इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई जूनियर हो, चाहे कोई सबॉर्डिनेट हो, चाहे आपके साथ का हो। यू शुड ट्रीट देम विथ ह्यूमिलिटी, यू शुड ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आप अपने को उसका समझने लगो कि नहीं मैं तो क्रैक कर गया, तुझे क्या पता। अगेन वो सब वैल्यूज या हटाना ही ह्यूमिलिटी से आप प्रॉमिस करो। एंड फाइनली इज डिग्निटी। कई लोग फोर्सेज में जाके फिर दूसरे अल्टीरियर मोटिव्स पे लग जाते हैं, मतलब चलो अब तो सेलेक्ट हो गए, अब पैसा कमाया जाए, तो फिर दे वुड लुक फॉर वेरियस एवेन्यूज। करप्शन आप जानते हैं फोर्सेज में कितना नीची निगाह से देखा जाता है। So dignity is maintaining that dignity of the uniform that you are wearing, staying away from such nefarious activities like corruption and these things, that is dignity. So PhD is how you repay, not necessarily through cash. Okay, so ये कैप्टन तिरंगा आएगी। अल्टीमेटली फाइनल मैसेज यही है कि यार कम पढ़ें, सही पढ़ें। आज मैंने काफी डिटेल में आपको CAPF के पेपर 1 का बैकग्राउंड दे दिया है, हाउ यू शुड गो अबाउट पेपर 1 ऑफ CAPF। डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है पेपर 1 को लेके, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स, आई वुड हैव अ लुक एट इट। दूसरा, पेपर 2 के लिए भी स्ट्रैटेजी सेशन सून लेके आऊंगा। इफ यू गिव एनफ लव एंड सपोर्ट टू दिस, आई वुड ब्रिंग अ स्ट्रैटेजी सेशन फॉर CAPF पेपर 2 ऑल्सो। और फाइनली हाँ, SSB की क्लासेज आर स्टार्टिंग यार। कल की सीरीज इज स्टार्टिंग फॉर SSB, तो कंप्लीट फुल लेंथ कवरेज फॉर फ्री ऑफ SSB का कोर्स है ये। सो चाहे वो स्क्रीनिंग हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, या पूरा साइक, GTO और इंटरव्यू की सीरीज हो, वी वुड बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस इन SSB सीरीज, प्रोवाइडेड यू गाइज रियली गिव इट सपोर्ट। तो ये SSB की कल की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप, बट द ओनली थिंग दैट वी आस्क फ्रॉम यू इज जस्ट योर लव एंड सपोर्ट।
let each and every student who wants to wear the uniform know of Vardishala, and they know that somebody is there to give them guidance and support and to be there when you face victory or when you face defeat. कल को कई सारे साथियों का FCAT का पेपर खराब हुआ था, we were there and I would always be there to talk to you. So that is the message ultimately. हाँ, finally अब मेरी रैंक आ गई, तो वही जो मैंने शुरू में बोला था, डज दिस मीन कि जो मैं करूंगा अगर आप डिट्टो आइडेंटिकल सेम चीज करो आपकी भी रैंक आ जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. मेरे जो रैंक आई, जो मेरे मार्क्स आए, उसमें मेरा योगदान बहुत ही लिमिटेड है. इट इज द लव एंड सपोर्ट ऑफ ऑल द गुड विशेस दैट मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स गेव टू मी, की बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस मेंटरशिप वाला थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 5 years. सो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स का शायद ये लव और सपोर्ट था जिसकी वजह से ये नंबर्स आए. These are unbelievable numbers for me as well. इंटरव्यू के मार्क्स हो चाहे वो रिटर्न के मार्क्स हो, आई डिडंट ऑनेस्टली एक्सपेक्ट देम. सो इट इज जस्ट द लव एंड सपोर्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी. तो वो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स को अगर आप कुछ थ्रो करते हो, यूनिवर्स रिटर्न्स इट मल्टीपल टाइम्स. सो द लव एंड डिवोशन दैट आई हैव displayed for Vardishala, I think that is what has returned and came back to me. So thank you for all the love and support, and these marks are dedicated to you only because it was your love that gave me those marks. आगे भी यही करेंगे, आपको यार बूस्ट करवाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सिलेक्शन करवा के आपसे PhD करवाना इज द टारगेट. सो दैट इज देयर. और हाँ, मतलब किसी की रैंक आ जाती है, दैट डजंट मीन कि वो सर्व ज्ञात हैं और जो वो बोल रहे हैं वही सही है. आई विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, आई हैव मेड मिस्टेक्स एंड यू आर ऑलवेज देयर टू करेक्ट मी. जब भी आपको लगता है, डोंट फील एनी वो कि सर आपने गलत बताया, ये चीज़ अच्छी नहीं थी. ऑलवेज आई एम वेरी ओपन टू एनी फीडबैक, क्रिटिसिज्म दैट यू हैव, because it is ultimately for you that these things are happening. तो अगर आपको कुछ और भी डिमांड, you want something else to be created also, please post it in the comments. I would have a look at it. Thank you for watching. Bye bye. Please join Vardishala's Instagram and Telegram channel because live classes mostly वहीं पे होती है. और आप मुझसे कुछ 1-to-1 पूछना चाहते हैं तो Instagram और Telegram पे पूछ लीजिएगा. Please join both the channels. So that's all. Bye bye. जय हिंद.